स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। टोटल आपको 6 ट्रांजैक्शंस दिए हैं, जिसमें से फर्स्ट 3 ट्रांजैक्शंस हम आराम से कर सकते हैं। आपको सबको आता है फर्स्ट 3 ट्रांजैक्शंस, बट 4th, 5th एंड 6th आज हम फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, तो इसका कंसेप्ट, इसका लॉजिक सबको समझ में आना चाहिए। तो आपका रूलिंग कंप्लीट है, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। सबको आता है। ओनर ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तब ओनर ने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया ₹2 लाख। हर एक ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ता है। हर एक ट्रांजैक्शन बिजनेस अपने बुक्स में रिकॉर्ड करता है। तो ये ट्रांजैक्शन भी बिजनेस के लिए हुआ। एज ओनर इन्वेस्टेड अमाउंट इन बिजनेस, तो बिजनेस के लिए ये बना ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन को जर्नल बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में हमें चाहिए ऐसे 2 अकाउंट जो जर्नल एंट्री के लिए जरूरी होते हैं, क्योंकि जर्नल बुक में हमें रिकॉर्ड करने पड़ते हैं ट्रांजैक्शन बाय पासिंग जर्नल एंट्री। तो इस ट्रांजैक्शन में हमें लगेंगे 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व। अगर मैं बिजनेस के लिए सोचती हूँ, और हमको बिजनेस के लिए ही सोचना है, फॉर बिजनेस 1 अकाउंट इन्वॉल्व इज कैश अकाउंट, एज बिजनेस को कैश मिल रहा है। सेकेंड अकाउंट इज ओनर्स अकाउंट, दैट इज कुणाल ट्रेडर्स दिया है, तो मैं मानती हूँ कि इसका ओनर कुणाल है। तो सेकेंड अकाउंट इज कुणाल अकाउंट, एज कुणाल इज गिविंग कैश, कुणाल इज इन्वेस्टेड मनी इन कैश। तो ये 2 अकाउंट इन्वॉल्व में मुझे जर्नल के थ्रू रिकॉर्ड करना है, और जर्नल एंट्री के लिए आप सबको मालूम है मुझे एक अकाउंट को डेबिट करना है, दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो इनमें से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, जिसके लिए डेबिट क्रेडिट हम अपने मन से नहीं कर सकते, मुझे रूल फॉलो करने पड़ते हैं। किसके रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं? पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के रूल। तो मुझे सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि कैश which type of account is, whether it is personal, क्या हम बात कर सकते हैं? No. क्या हम मॉनेटरी एक्सचेंज कर सकते हैं? No. Then क्या हम देख सकते हैं? Yes, हम कैश को देख सकते हैं, that means it is real account. कुणाल पर्सन है ना, that means कुणाल is a personal account. तो जब हम डिसीजन लेते हैं डेबिट क्रेडिट का, तो मुझे रूल के अनुसार डेबिट क्रेडिट का डिसीजन लेना पड़ता है। कैश रियल है तो उसे रियल अकाउंट का ही रूल अप्लाई किया जाएगा फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। तो रियल अकाउंट का रूल सेज डेबिट व्हाट कम्स इन। मैं वापस एक बार पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब भी मैं रियल अकाउंट को डिसीजन लेती हूँ, तो सबसे पहले हमने क्या किया? अकाउंट इन्वॉल्व। इस ट्रांजैक्शन में ऐसे कौन से 2 अकाउंट है जो जर्नल एंट्री के लिए जरूरी होता है? तो पहला है कैश, क्योंकि बिजनेस को कैश मिल रहा है। सेकंड अकाउंट इज कुणाल, क्योंकि कुणाल इज गिवर। तो हम कैश रियल है ये फाइंड आउट किया, फिर उसको मुझे रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना पड़ेगा फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो कम्स इन गोज आउट सोचना है मुझे कैश के लिए, क्योंकि कैश रियल अकाउंट है। तो ये जो मैं कम्स इन गोज आउट सोचती हूँ, वो सिर्फ किसके लिए सोचूंगी? बिजनेस के लिए, क्योंकि हम बिजनेस के बुक्स में एंट्रीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बिजनेस के लिए सोचते हैं whether in first transaction whether cash is coming in or cash is going out. In first transaction for business cash is coming in and the rule कहता है debit what comes in. जो comes in है उसको डेबिट किया जाएगा। in this transaction cash is coming in, तो मैंने डिसीजन लिया कि कैश को डेबिट किया जाएगा। अगर एक अकाउंट डेबिट होता है तो सेकंड अकाउंट पक्के से क्रेडिट ही होगा, बट हम ऐसा नहीं सोचेंगे, हमको रूल फॉलो करना पड़ता है। तो कुणाल है सेकंड अकाउंट, तो कुणाल सेकंड अकाउंट है। विच टाइप ऑफ अकाउंट इज पर्सनल, तो उसको डेबिट क्रेडिट के लिए पर्सनल अकाउंट का ही रूल अप्लाई किया जाएगा। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर।
पर्सनल अकाउंट का, उसको भी हम अप्लाई करते हैं, तभी भी डिसीजन रिमेन सेम। डिसीजन कोई भी रूल अप्लाई करो, डिसीजन सेम ही होता है। सेकेंड रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज डेबिट फ्रॉम होम मनी इज receivable, credit to whom money is payable। दोनों रूल अप्लाई करके देखते हैं और डिसीजन लेते हैं। कुणाल पर्सनल है तो उसको पर्सनल अकाउंट का ही रूल अप्लाई करेंगे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यानी जब भी आप पर्सनल अकाउंट को डेबिट क्रेडिट का डिसीजन लेंगे तो मुझे रिसीवर गिवर सोचना है। किसके लिए सोचना है? बिजनेस के लिए। In this transaction, whether Kunal is receiver of cash or Kunal is giver of cash from the angle of business, whether Kunal is receiver of cash or Kunal is giver of cash, अगर मैं इस transaction में देखती हूँ तो Kunal is giver of cash और रूल कहता है credit the giver, इसीलिए Kunal को किया जाएगा credit। अब सेकेंड रूल अप्लाई करते हैं, डेबिट फ्रॉम whom money is receivable, credit to whom money is payable। मुझे सोचना है whether this amount is receivable or payable, receivable और payable। किसके लिए सोचेंगे? बिजनेस के लिए। ये जो मनी कुणाल से मिला है, ये बिजनेस को कुणाल को वापस करना पड़ेगा। करेगी जब बिजनेस बंद होगा। ये अमाउंट, ये जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, ये वापस मिलता है ओनर को। कब? जब बिजनेस बंद होगा। एट द वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस दिस अमाउंट इज रिफंडेबल टू ओनर। ये ओनर को बिजनेस को वापस करना है। तो मैं फ्यूचर के लिए सोचती हूँ डेबिट फ्रॉम whom money is receivable and credit to whom money is payable, whether this amount is receivable in future और payable in future। ये अमाउंट बिजनेस को वापस करनी है, यानी ये अमाउंट बिजनेस को पेएबल इन फ्यूचर है एंड पेएबल है, तो क्या किया जाएगा? क्रेडिट। तो दोनों रूल अप्लाई करेंगे तो डिसीजन रिमेन सेम। तो लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट एंड कुणाल अकाउंट क्रेडिट। ऐसा हमने डिसीजन लिया। जब मैं इसको जर्नल बुक में रिकॉर्ड करती हूँ तो डेबिट फर्स्ट लिखा जाता है। तो लिखते हैं जर्नल बुक में, डेट दी नहीं है बट नेक्स्ट पीरियड से हम डेट भी देखेंगे कि किस तरीके से डेट रिकॉर्ड की जाती है जर्नल बुक में। कैश अकाउंट डेबिट, जो डेबिट है उसको फर्स्ट लाइन में लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कुणाल। बट कुणाल ओनर है ना, ओनर ने मनी इन्वेस्ट किया है ना, तो इन्वेस्टेड अमाउंट को हम क्या कहते हैं? अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय ओनर इज कॉल्ड एज कैपिटल। तो ये क्या है? बिजनेस का कैपिटल है, मनी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो कैपिटल लिखो या कुणाल्स कैपिटल लिखो, दोनों करेक्टली होता है। टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल मींस ओनर्स अकाउंट। मनी कौन इन्वेस्ट करेगा? ओनर ही इन्वेस्ट करेगा। तो लिखते हैं कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट लिखने की ऐसे जरूरत नहीं है, लिखते भी हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने लिखा टू कैपिटल अकाउंट, बट दिस इज नॉट अवर कंप्लीट एंट्री। मुझे नरेशन लगेगा। नरेशन कौन से वर्ड से स्टार्ट होगा? सबको बोलना है मन में, कौन से वर्ड से स्टार्ट होगा? बीइंग ये वर्ड से। फिर आप आगे कुछ भी है ना, वो नरेशन के अनुसार हमारा नरेशन होना, ट्रांजैक्शन के अनुसार हमारा नरेशन होना चाहिए। तो मैं लिखती हूँ बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, और हम क्या लिख सकते हैं? बीइंग मनी इन्वेस्टेड, ऐसा भी लिख सकते हैं। डिपॉजिटेड, बीइंग मनी इन्वेस्टेड, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आता है सबको। सेकंड, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक रुपीज 80,000। ये ट्रांजैक्शन को मैंने पहले पढ़ लिया। अब मुझे इस ट्रांजैक्शन को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करना है बाय पासिंग जर्नल एंट्री। बट रूल कहता है जर्नल एंट्री के लिए आपको 2 अकाउंट लगेंगे ही लगेंगे। तो इस ट्रांजैक्शन से पढ़ के मुझे 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व फाइंड आउट करने हैं। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, इसमें ऐसे कौन से 2 अकाउंट है जो जर्नल एंट्री के लिए जरूरी है? तो मैं इस
ट्रांजैक्शन को पढ़ के फाइंड आउट करती हूँ। कैश डिपॉजिट हो रही है, दैट मींस वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज कैश अकाउंट। कहाँ डिपॉजिट हो रही है? बैंक में, दैट मींस सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज बैंक अकाउंट। ट्रांजैक्शन को पढ़ के अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड हमने जान लिए। अब इस कैश को, इस बैंक को मुझे जर्नल में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, या तो डेबिट नहीं तो क्रेडिट करके। अब डेबिट क्रेडिट हम अपने मन से करेंगे क्या? नहीं, मुझे रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तो रूल फॉलो करने के पहले मुझे देखना है कैश विच टाइप ऑफ अकाउंट इज, तो ही उसको उस टाइप का रूल अप्लाई किया जाएगा। तो कैश किस टाइप का अकाउंट है? पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है? तो मैं कैश से तो बात नहीं कर सकती, यानी वो पर्सनल नहीं है। क्या मैं कैश को देख सकती हूँ? क्या देख सकती हूँ? दैट मींस इट इज रियल अकाउंट। तो कैश को डिसीजन लो बाय अप्लाइंग रूल ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, credit what goes out. Cash to decision लो whether in this transaction cash is coming in or going out for the business. business के लिए ये सेकेंड ट्रांजैक्शन में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं हम बैंक में, यानी बिजनेस के कैश बॉक्स में से कैश बाहर जा रहा है। रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बाहर जा रही है ना कैश तो क्रेडिट करो, अंदर आ रही है ना कैश तो डेबिट करो। तो कैश को हम करेंगे क्रेडिट। अब कैश क्रेडिट हुआ तो पक्के से बैंक क्या होने वाला है? अपोजिट यानी डेबिट। बट हम रूल अप्लाई करते हैं बैंक विच टाइप ऑफ अकाउंट इज पर्सनल, रियल और नॉमिनल। बैंक को क्लासिफाई किया जाता है अंडर पर्सनल अकाउंट। बट इसको कौन सा पर्सनल अकाउंट कहते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। मैंने पर्सनल के 3 टाइप्स बताए, नेचुरल पर्सन, आप में आर्टिफिशियल पर्सन उसको माना गया है क्यों? क्योंकि उनके साथ आप मॉनेटरी एक्सचेंज कर सकते हो, डीलिंग्स कर सकते हो। बैंक्स हो गए, कॉलेज हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, ट्रस्ट, ये सारे अकाउंट्स किसके हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल, क्योंकि हम वहां जाने के बाद पैसे का लेन देन कर सकते हैं। दैट मींस वो क्लासिफाई किए जाते हैं अंडर पर्सनल, बट उनको कहा जाता है आर्टिफिशियल पर्सनल। आर्टिफिशियल यानी वैसे चलती फिरती नहीं, बट उनको माना जाता है पर्सनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि हम उनके साथ मॉनेटरी एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक, देन मैंने थर्ड टाइप बताया था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। याद होगा तो आउटस्टैंडिंग हमने कवर किया है। क्या आउटस्टैंडिंग है, कैसे रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसके ऊपर हम और प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब बैंक ही पर्सनल अकाउंट है, बट बैंक इज अ डैश पर्सनल अकाउंट, तो तुरंत आना चाहिए बैंक नेचुरल पर्सन है कि आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि बैंक में जाने के बाद हम पैसे का लेन देन कर सकते हैं। ठीक, तो बैंक को मुझे पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना पड़ेगा, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब बैंक इस ट्रांजैक्शन में, क्योंकि हम सेकंड ट्रांजैक्शन पे हैं, सेकंड ट्रांजैक्शन में वेदर बैंक इज रिसीवर ऑफ कैश और बैंक इज गिवर ऑफ कैश, अगर मैं चेक करती हूँ तो मैंने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, दैट मींस बैंक इज रिसीवर ऑफ कैश। बैंक को पैसा मिल रहा है, हमने डिपॉजिट किया है, बैंक इज रिसीवर ऑफ कैश, और रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, यानी बैंक को हमें करना पड़ेगा डेबिट। तो करते हैं बैंक को डेबिट, कैश को क्रेडिट। इसको जब जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे तो हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे? जो डेबिट है उसको पहले लाइन में लिखा जाएगा, तो सेकंड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, सेकंड एंट्री में कैश अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट भी लिख सकते हो या आप सिर्फ कैश अकाउंट भी लिख सकते हो। Next, bank account debit to cash account credit, amount 80,000। बट ये हमारी कंप्लीट एंट्री नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ और इसमें रिकॉर्ड करना है। इस एंट्री को कंप्लीट करने के लिए मुझे शॉर्ट समरी लिखनी है, ट्रांजैक्शन की शॉर्ट समरी, जिसको हम कहते हैं
नरेशन। नरेशन हमेशा स्टार्ट होता है बीइंग ये वर्ड से। बीइंग क्या लिखूं? ऐसा लिखूं क्या? बीइंग कैश इन्वेस्टेड इन बिजनेस? नो। ट्रांजैक्शन क्या था? बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। तो ट्रांजैक्शन के अनुसार ही आपका नरेशन होना चाहिए। तो मैं स्टार्ट की बीइंग ये वर्ड से, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक या बीइंग कैश डिपॉजिटेड, इतना भी लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट इज थर्ड ट्रांजैक्शन, परचेस्ड गुड्स फॉर कैश। परचेस्ड आपको लिख दिया है, परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, अंडरलाइन गुड्स। सबको मीनिंग मालूम है। गुड्स हम किसको कहते हैं? जो हमने परचेस किया यूज करने के लिए कि फॉर सेलिंग पर्पस? सेलिंग पर्पस। हम कैसे समझेंगे कि जो भी चीज खरीदी है वो सेल के लिए खरीदी है कि यूज करने के लिए? तो मैंने आपको बताया है कि अगर ट्रांजैक्शन में गुड्स मेंशन है, दैट मींस ये आपने जो भी खरीदा होगा वो सेल करने के लिए खरीदा होगा। ठीक? तो जब भी गुड्स इन्वॉल्व ट्रांजैक्शन में है तो गुड्स अकाउंट कभी भी मेंटेन नहीं होता। हम गुड्स की जगह पे कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व लेते हैं? इधर परचेस और सेल। इस ट्रांजैक्शन में गुड्स के साथ क्या दिया हुआ है? परचेस गुड्स है ना, दैट मींस वन अकाउंट इन्वॉल्व इज परचेस अकाउंट। अब और एक अकाउंट लगेगा क्योंकि जर्नल एंट्री के लिए मुझे चाहिए दो अकाउंट। एक परचेस हुआ, परचेस गुड्स है, दैट मींस वन अकाउंट इन्वॉल्वड इज परचेस। अगर सोल्ड गुड्स होता तो वन अकाउंट इन्वॉल्वड हम कौन से लिए रहते? सेल्स अकाउंट। गुड्स परचेस है तो परचेस अकाउंट में आगे दिया है फॉर कैश, दैट मींस सेकंड अकाउंट इन्वॉल्वड इज कैश अकाउंट। अब इसको मुझे डिसीजन देना है, तो इसको मुझे जर्नल बुक में रिकॉर्ड करना है। कैसे रिकॉर्ड करूं? कैसे भी रिकॉर्ड कर सकती हूँ क्या? कि बाय पासिंग एंट्री। बाय पासिंग एंट्री। तो एंट्री के लिए मुझे दो अकाउंट चाहिए, मैंने फाइंड आउट कर लिए। एक को डेबिट, दूसरे को क्रेडिट। अब लेना पड़ेगा डिसीजन, डेबिट क्रेडिट कैसे लेंगे? तो मुझे इनका पहले टाइप लिखना पड़ेगा, वो टाइप का रूल अप्लाई करना पड़ेगा और फिर डिसीजन लेना पड़ेगा डेबिट क्रेडिट। तो बढ़ते हैं आगे। परचेस, which type of account is personal, real or nominal? Personal तो है। Purchase is your nominal account. क्यों? Purchase is a nominal account. वो nominal क्यों है? क्योंकि हम जब भी कोई चीज परचेस करते हैं तो हमारे लिए वो क्या होता है? एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस क्यों है? क्योंकि इसके अगेंस्ट हमें पेमेंट करना है। हम हमारे पॉकेट से कैश बाहर जाने वाली है, यानी वो आपके लिए एक्सपेंस है, और वो एक्सपेंस है इसीलिए वो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। कैश सबको मालूम है, पर्सनल, रियल की नॉमिनल। बात नहीं कर सकते तो पर्सनल नहीं है, देख सकते हैं इसीलिए इट इज अ रियल अकाउंट। तो हमको डिसीजन लेना है, परचेज नॉमिनल है तो उसको नॉमिनल का ही रूल अप्लाई करो। कैश रियल है तो उसको रियल अकाउंट का ही रूल अप्लाई करो। तो परचेज नॉमिनल है एंड रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल expenses and losses, credit all incomes and gains। ये रूल अप्लाई करते हुए मुझे परचेस को डिसीजन देना है डेबिट क्रेडिट का। परचेस नॉमिनल है, रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो जब भी हम नॉमिनल को डिसीजन देंगे तो मुझे ये फिक्स करना है कि ये मेरे लिए एक्सपेंस है या इनकम है, क्योंकि नॉमिनल में मुझे एक्सपेंस इनकम के अनुसार ही डिसीजन लेना है। तो परचेस व्हिच टाइप ऑफ अकाउंट इज? इट इज योर एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट आपने पेमेंट किया है। तो परचेस नॉमिनल है और एक्सपेंस है और रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस। तो मुझे परचेस को डेबिट करना है, तो मैं कैश को क्या करूंगी? क्रेडिट ही करूंगी। बट कैश रियल है तो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करके देखो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सोचना है कैश के लिए कम्स इन और गोज आउट, मेरे लिए कैश अंदर आ रही है या मेरे लिए कैश बाहर जा रही है। कैश
परचेस करेंगे तो हमारे पॉकेट से बाहर जाएगी। तो रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बाहर गई ना कैश, परचेस किया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए कैश को किया जाएगा क्रेडिट और इसीलिए एंट्री बनेगी परचेस डेबिट कैश क्रेडिट। तो इसको मैं जर्नल बुक में रिकॉर्ड करूंगी परचेस अकाउंट डेबिट फर्स्ट लाइन में, सेकेंड लाइन में प्रीफिक्स टू रहेगा कैश अकाउंट, अमाउंट इज 50,000। being goods purchased, और आप लिख सकते हो being goods purchased for cash। अब सभी नेक्स्ट 3 ट्रांजैक्शंस सबके लिए आज हम फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं, सबके लिए नए। देखते हैं 4, अच्छे से समझना है ना। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, अंडरलाइन एज फ्री सैंपल्स, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। सबसे पहले क्या मीनिंग है इसका? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, ये कुणाल ट्रेडर्स का जो भी बिजनेस है, किस चीज का बिजनेस है हमको नहीं मालूम, जो भी बिजनेस है वो बिजनेस के जो गुड्स है, यानी जिस चीज का बिजनेस है वो बिजनेस ने वो गुड्स, यानी जो चीज आपने खरीदे हैं बेचने के लिए, ये गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए एज फ्री सैंपल्स, यानी उन्होंने फ्री सैंपल्स करके लोगों में बांट दिए। डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, यानी उन्होंने क्या कर दिए, कस्टमर्स को फ्री में बांट दिए। ऐसा क्यों करेगा बिजनेस? सबसे पहले ये सोचना है बिजनेस क्यों फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो बिजनेस क्या कर रहा है, अपने गुड्स की, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करने के लिए वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ध्यान सबका, ट्रांजैक्शन इज गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। इस बिजनेस ने इसका जो भी गुड्स होगा, गुड्स यानी द थिंग व्हिच वी परचेज फॉर सेलिंग पर्पस, हमने इसको गुड्स खरीदे हैं बेचने के लिए, बट इस बिजनेस ने क्या किया, उसमें से कुछ गुड्स कस्टमर्स में डिस्ट्रीब्यूट की, बट डिस्ट्रीब्यूशन किस पर्पस के लिए दिया, आगे दिया है एज फ्री सैंपल्स, यानी उन्होंने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए। वो लोगों को फ्री में क्यों देगा, क्योंकि वो अपने गुड्स की, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करेगा। यानी जब बिजनेस फ्री में सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, दैट मीन्स इट इज एडवर्टाइजमेंट फॉर द प्रोडक्ट, एडवर्टाइजमेंट फॉर द गुड्स। वो अपने प्रोडक्ट की, अपने गुड्स की एडवर्टाइज कर रहा है। जब वो एडवर्टाइज कर रहा है तो वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, क्योंकि फ्री में बांट रहे हैं यानी वो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइज कर रहा है। कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया के पेपर में डव शैम्पू के पाउच अटैच करके मिलते थे। इसका क्या मीनिंग, कि वो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइज कर रहा है ना, आपको वो फ्री में मिला है ताकि आप उसको यूज करो और अगर आपको अच्छा लगा तो आप उसको परचेस कर सकते हैं। तो वो जो डव शैम्पू पाउच अटैच करके टाइम्स ऑफ इंडिया में मिलता था, दैट मीन्स वो कंपनी अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइज कर रही है। इसके अगेंस्ट हमको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ा, इसका हमको फ्री में मिला था। तो कंपनी ने आपको फ्री में क्यों दिया, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करने वाले। तो जब हम प्रोडक्ट को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सैंपल करके दे रहे हैं, दैट मींस हमने वो प्रोडक्ट की क्या किया है, एडवर्टाइजमेंट किया है। यानी वन अकाउंट जब भी हम फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। अब इसकी तो एंट्री मुझे करनी है, क्योंकि मैं प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ,
इसको एडवर्टाइजमेंट करके रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दैट इज वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। और सेकंड इन्वॉल्व्ड कुछ ना कुछ तो लेना है, इसके अगेंस्ट ना मुझे कैश मिली ना मुझे इसके अगेंस्ट कैश पे किया, बट वो प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर है जो हमने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया। फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम? गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसीलिए सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज गुड्स अकाउंट। मुझे पता है क्या क्या मन में डाउट है, बट अभी मैंने अभी तक क्या एक्सप्लेन किया है ये समझ में आना चाहिए। ट्रांजैक्शन इज गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। फ्री में हमने लोगों को हमारा प्रोडक्ट बांट दिया। क्यों बांटा फ्री में? क्योंकि वो प्रोडक्ट की हम क्या कर रहे हैं? एडवर्टाइज कर रहे हैं। That is one account involved is advertisement account। इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में हम जरूर रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं भले हमने फ्री में दिए पर उसमें कुछ ना कुछ बिजनेस के लिए वैल्यू है, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए यानी बिजनेस में से गुड्स बाहर गई ना, तो दैट मींस सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज गुड्स अकाउंट, बट बिजनेस गुड्स नाम का अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन नहीं करता। गुड्स की जगह पे आपको या तो परचेस नहीं तो सेल लेना पड़ता है। अभी प्रीवियस ट्रांजैक्शन में मैंने यही कहा, बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुड्स नाम का अकाउंट मेंटेन नहीं करता, गुड्स की जगह पे मुझे या तो परचेस नहीं तो सेल लिखना पड़ता है। तो यहाँ हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए, दैट मींस सेकंड अकाउंट। मैंने गुड्स सोचा बट गुड्स बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन नहीं होते, मुझे या तो परचेस नहीं तो सेल मेंटेन करना पड़ेगा। क्या मेंटेन करेंगे हम देखने वाले हैं, ठीक। अब 2 मिनट जो भी मैंने कहा इसके ऊपर सोचो। एडवर्टाइजमेंट हमने क्यों अकाउंट इन्वॉल्व लिया? गुड्स अकाउंट सेकंड अकाउंट था, बट गुड्स अकाउंट की जगह पे मुझे परचेस सेल लेना पड़ता है। यहां तक मैंने एक्सप्लेन किया है, जल्दी से 2 मिनट में इसको रिवाइज करो। ठीक, सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्या है? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। बिजनेस ने कस्टमर्स को फ्री में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए। क्यों डिस्ट्रीब्यूट करेगा फ्री में? क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करेगा, इसीलिए वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व हमको सोचना है, उन्होंने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए ना, गुड्स बांटे हैं ना, दैट मींस सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व इज गुड्स अकाउंट, बट बुक्स ऑफ अकाउंट में गुड्स नाम का अकाउंट मेंटेन नहीं होता। गुड्स की जगह पे मुझे या तो परचेस लिखना है नहीं तो सेल्स लिखना है। अब क्या लिखना है ये हम देखेंगे, ठीक। अब इसमें से एडवर्टाइजमेंट व्हिच टाइप ऑफ अकाउंटिंग, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। मैं सोचती हूँ एडवर्टाइजमेंट पर्सन है क्या? नहीं, यानी ये पर्सनल नहीं। हम टीवी पे जो एडवर्टाइज देखते हैं वो ये एडवर्टाइजमेंट अकाउंट नहीं होता, तो उसको आप रियल अकाउंट नहीं बोल सकते। बिजनेस एडवर्टाइजमेंट पे जो एक्सपेंस करता है दैट इज एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। एक बार वापस, बिजनेस एडवर्टाइजमेंट पे जो एक्सपेंस करता है वो एक्सपेंस अकाउंट यानी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। यानी साल भर में हमने एडवर्टाइजमेंट में जितना खर्चा किया दैट मींस इट इज योर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, यानी वो एक्सपेंस अकाउंट है बिजनेस का, इसीलिए वो किस टाइप का अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। अब भी इसको क्लियर करना है। मैं सोचूंगी बस एडवर्टाइजमेंट अकाउंट इज पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल तो है नहीं, कट गया। रियल भी नहीं है, जो हम टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं वो ये अकाउंट नहीं होता। बिजनेस अपने बुक्स में जो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट मेंटेन करता है वो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट क्या रिप्रेजेंट करेगा कि साल भर में बिजनेस ने जो एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंस किया है वो एक्सपेंस का अकाउंट यानी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, वो एक्सपेंस अकाउंट है, इसीलिए वो किस टाइप का अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। यानी एडवर्टाइजमेंट को
जब भी हम डेबिट क्रेडिट का डिसीजन लेंगे तो वो नॉमिनल अकाउंट होने के कारण उसको नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। अब मुझे बिजनेस के लिए सोचना है, बिजनेस के लिए सोचना है एडवर्टाइजमेंट बिजनेस का क्या रहेगा, एक्सपेंस रहेगा, तो वो एक्सपेंस होने के कारण रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, यानी एडवर्टाइजमेंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो डेबिट होता है उसको हम फर्स्ट लाइन में लिख देंगे जर्नल में एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट है, 10,000 टू कुछ ना कुछ आएगा। हमने ये एडवर्टाइजमेंट के लिए कैश पे किया या हमने गुड्स बांट दिए, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए ना, इसके अगेंस्ट कोई कैश मिला है ओ, नहीं। गुड्स फ्री में दिए, दैट मींस सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व, गुड्स है बट गुड्स अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं बनता, मुझे या तो परचेस करना है, या तो परचेस रिकॉर्ड करना है, नहीं तो सेल्स रिकॉर्ड करना है। बट जरा 2 मिनट सोचो, क्या ये आपका सेल है क्या? हम सेल किसको करेंगे, बेचा पैसा मिला, या तो तुरंत मिलेगा या फ्यूचर में मिलेगा, बट जरूर मिलेगा अगर हम गुड्स बेचते हैं तो। क्या ये आपका सेल है क्या? क्या बिजनेस ने ये सेल किया या फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया? फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया यानी इसके अगेंस्ट कोई पैसा मिलने वाला है क्या? अभी भी नहीं मिलने वाला है, फ्यूचर में भी नहीं मिलने वाला है, यानी वो बिजनेस का सेल नहीं है। इसीलिए बिजनेस के पास ऑप्शन क्या बचा है, वो गुड्स है, तो गुड्स अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए, बट गुड्स अकाउंट कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन नहीं होता, मुझे गुड्स की जगह पे परचेस नहीं तो सेल लिखना पड़ता है। बट मैं यहाँ सेल नहीं लिख सकती क्योंकि वो सेल नहीं है। वो सेल क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अगेंस्ट हमको ना आज पैसा मिल रहा है ना फ्यूचर में पैसा मिल रहा है, यानी मैं वो सेल नहीं लिख सकती। फिर मेरे पास ऑप्शन क्या है, परचेस का, तो मैं क्रेडिट करूंगी परचेस अकाउंट। अभी भी मेरा एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ है, पहले लिख लो परचेस अकाउंट, इसका लॉजिक मैं बता रही हूं। being goods distributed as free samples, being goods distributed as free samples। एक बार वापस, बिजनेस ने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए, किस पर्पस के लिए? फ्री सैंपल्स। फ्री सैंपल्स यानी पब्लिक में उन्होंने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए, यानी उन्होंने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए, यानी वो चाहता है कि अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइज। जब भी गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, दैट मींस वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइज कर रहा है, तो वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। सेकंड अकाउंट तो मुझे चाहिए, उन्होंने गुड्स बांटे हैं ना, दैट मींस सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज गुड्स अकाउंट। बट गुड्स अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन नहीं होता, गुड्स की जगह पे आपको या तो परचेस नहीं तो सेल रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने डिसीजन लिया एडवर्टाइजमेंट के लिए, मैं इसको डेबिट करूं या क्रेडिट करूं, तो मैंने सबसे पहले फाइंड आउट किया कि एडवर्टाइजमेंट अकाउंट व्हिच टाइप ऑफ अकाउंट इज, whether it is personal, real or nominal। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस एडवर्टाइजमेंट पे ऊपर जितना भी ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंस करती है वो एक्सपेंस अकाउंट है। बिजनेस एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंस करता है, खर्चा करता है, तो इसीलिए वो एक्सपेंस अकाउंट है, और वो एक्सपेंस अकाउंट है इसीलिए वो किस टाइप का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। इसलिए एडवर्टाइजमेंट को नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स, यानी एडवर्टाइजमेंट या तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है नहीं तो इनकम है। तो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए तो आपके लिए वो एक्सपेंस है, और वो एक्सपेंस है इसीलिए रूल कहता है डेबिट
करना पड़ेगा और इसीलिए एडवर्टीजमेंट को मैंने डेबिट किया। अब क्रेडिट मुझे किसी ना किसी अकाउंट को करना है। सेकंड अकाउंट हमने फ्री में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए, तो मैंने सेकंड अकाउंट सोचा था कि गुड्स अकाउंट रहेगा, बट गुड्स अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन नहीं होता, मुझे इसके साथ चाहिए या तो परचेस नहीं तो सेल। बट ये सेल नहीं है क्योंकि इसके अगेंस्ट मुझे कोई भी कैश मिलने वाली नहीं है, आज भी नहीं, फ्यूचर में भी नहीं, तो मैं इसको सेल नहीं मान सकती। इसीलिए मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, वो यानी कौन सा, परचेस का, और इसलिए मैंने परचेस को क्रेडिट किया। बट ये लॉजिक नहीं है। लॉजिक क्या है, अच्छे से सुनो, देखो समझ में आता है क्या। डिफिकल्ट तो जा सकता है, बट धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगी कि इसको आपको सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन कैसे किया जाए। जब हम गुड्स परचेस करते हैं, ध्यान सबका, जब हम गुड्स परचेस करते हैं, देखो प्रीवियस एंट्री में हमने परचेस किया, तो परचेस एक्सपेंस था मेरे लिए, तो मैंने क्या कर दिया था, उसको डेबिट कर दिया था। यस, 50,000 की गुड्स मैंने परचेस की थी, इसमें से ये जो गुड्स परचेस की थी, इसमें से कुछ गुड्स आपने डिस्ट्रीब्यूट की एज फ्री सैंपल्स। कितनी वैल्यू की गुड्स आपने फ्री सैंपल्स के लिए डिस्ट्रीब्यूट किए, तो वहां दिया है आपको अमाउंट 10,000। 50,000 की गुड्स हमने परचेस की सेल करने के लिए, बट ये 50,000 में से 10,000 की गुड्स हमने निकाली और पब्लिक में फ्री में डिस्ट्रीब्यूट की, तो मेरे परचेसेस बढ़े कि मेरे परचेसेस कम हुए। ध्यान सबका अच्छे से सोचना है जो मैंने अभी क्वेश्चन किया, और इसका आंसर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने जितनी गुड्स परचेस की, 50,000 की गुड्स मैंने परचेस की, इसमें से मैंने 10,000 की गुड्स निकाली और पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट की टुवर्ड्स फ्री सैंपल्स। पब्लिक को मैंने फ्री में बांट दिए, तो मेरा ये परचेस का बैलेंस बढ़ा कि मेरे परचेसेस का बैलेंस कम हुआ, मेरे परचेसेस बढ़े कि मेरे परचेसेस कम हुए। 50,000 की गुड्स मैंने खरीदी, उसमें से 10,000 की गुड्स निकाली, पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर दी एज फ्री सैंपल्स, यानी मेरे परचेस का बैलेंस क्या हुआ, बढ़ा कि कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, यानी मुझे परचेस में से क्या करना पड़ेगा, 10,000 माइनस करना पड़ेगा। बट हम मैथमेटिक्स में उसको प्लस माइनस बोलते हैं, अकाउंट्स में उसको प्लस माइनस नहीं बोलेंगे। अकाउंट्स में मुझे इसका इफेक्ट माइनस का डेबिट और क्रेडिट करके ही शो करना पड़ेगा। डेबिट प्लस भी हो सकता है, क्रेडिट डेबिट प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, क्रेडिट प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। फर्स्ट लेक्चर याद है, ठीक। अब मुझे डेबिट में से माइनस करना है 10,000, यानी परचेस डेबिट हुआ था, इसमें से 10,000 के परचेसेस को मुझे माइनस करना है, और अकाउंट्स में ये रूल है, परचेस डेबिट हुआ था ना, डेबिट में अगर मैं प्लस करती हूं तो मुझे डेबिट ही करना होता है। डेबिट में अगर मुझे प्लस करना है तो मुझे डेबिट ही करना होता है। डेबिट में मुझे माइनस करना है, अपोजिट है, तो मुझे क्रेडिट करना पड़ता है। देखो ये समझा है, डेबिट में प्लस करना है तो डेबिट ही करो, डेबिट में से माइनस करना है तो क्रेडिट करो। परचेस डेबिट हुआ था 50,000, हमने गुड्स परचेस किए, उसमें से 10,000 की गुड्स हमने निकाली और पब्लिक में बांट दी, तो 10,000 निकाली तो निकाली, मुझे माइनस करना पड़ेगा ना, तो इस डेबिट में से मुझे माइनस करना है, डेबिट में से माइनस यानी अपोजिट इफेक्ट, यानी मुझे परचेस को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, तब जाके वो परचेस में से माइनस होने वाला है। तो 50,000 की गुड्स मैंने थर्ड ट्रांजैक्शन में खरीदी, बट फोर्थ ट्रांजैक्शन में उसमें से 10,000 की गुड्स मैंने निकाली, तो परचेस में से मुझे माइनस करना है, और परचेस जो मैंने डेबिट किया था उसको माइनस करने के लिए मैंने क्या
किया, अपोजिट इफेक्ट यानी क्रेडिट किया। ये लॉजिक है। देखो समझाएगा, समझ में तो आना ही चाहिए। वीडियो नहीं समझा तो आपके लिए तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज है कि आप वापस उसको सुन सकते हो, वापस समझ सकते हो, और अगर नहीं समझा तो वापस लाइव सेशन में आप इसको क्लियर कर सकते हो। बट आज ही ये सारे डाउट्स आपको क्लियर करने हैं। एक बार वापस, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, हमने गुड्स पब्लिक में फ्री में बांट दिए। क्यों बांटेगा कोई बिजनेस फ्री में? वो चाहता है कि अपने गुड्स का क्या हो, एडवर्टाइज, इसीलिए वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। गुड्स बांट दिए, इसलिए सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज गुड्स अकाउंट। बट गुड्स अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन नहीं होता। मुझे गुड्स को कैसे शो करना है? या तो परचेस रिकॉर्ड करके, नहीं तो सेल्स रिकॉर्ड करके। तो मैंने सबसे पहले डिसीजन लिया एडवर्टाइजमेंट का। एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बिजनेस खर्चा करता है, एक्सपेंस करता है। साल भर में हमने जितना भी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पे किया होगा, एक्सपेंस किया होगा, दैट मींस एडवर्टाइजमेंट अकाउंट वो एक्सपेंस है, इसीलिए वो बना नॉमिनल अकाउंट। तो एडवर्टाइजमेंट को आपको नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करते हुए डेबिट क्रेडिट का डिसीजन देना पड़ता है। रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो मुझे एक्सपेंस इनकम सोचना है, सोचना बिजनेस के लिए है। पब्लिक में बांट दिए गुड्स, एडवर्टाइज किया यानी बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस हुआ, इसीलिए डेबिट ऑल एक्सपेंस। तो इसीलिए हमने जर्नल में एडवर्टाइजमेंट को डेबिट किया। क्रेडिट मुझे गुड्स को करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास एक डेबिट हुआ तो दूसरा क्या होगा? क्रेडिट ही होगा। बट हम लॉजिकली सोचेंगे कि गुड्स को क्यों क्रेडिट किया जाएगा? गुड्स को मैं क्रेडिट नहीं कर सकती, मुझे परचेस में तो सेल को ही क्रेडिट करना पड़ेगा। फिर मैं सोच रही हूँ ये मेरा सेल है क्या? मैंने लोगों को फ्री में बांटे ना, तो इसके अंदर से मुझे पैसा मिलने वाला है क्या? नहीं, तो मैं सेल को रिकॉर्ड नहीं कर सकती, वो मेरा सेल नहीं है। सो मैं सेल नहीं लिख सकती गुड्स के आगे, तो मुझे क्या, मेरे पास ऑप्शन है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है परचेस का, और इसलिए मैंने क्रेडिट कर दिया परचेस को। ये लॉजिक नहीं है, बट विदाउट लॉजिक पे आप सोच सकते हो। सेल नहीं है तो मैंने सेल को क्रेडिट नहीं किया, इसलिए मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? परचेस। तो मैंने परचेस को क्रेडिट करके रख दिया। बट लॉजिक क्या है? जितनी गुड्स हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेस की थी, इमीडिएट प्रीवियस एंट्री में आपको मिलेगा कि हमने 50,000 की गुड्स परचेस की थी, उसमें से 10,000 की गुड्स हमने अलग निकाली और पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो जो मेरे परचेस थे वो कम हुए ना, तो वो कम का इफेक्ट मुझे जर्नल में शो करना पड़ेगा। मेरे परचेसेस कम हो गए, मैंने उसमें से 10,000 की गुड्स फ्री में बांट दी, तो मुझे परचेस को कम करना पड़ेगा, और कम करना है परचेस में से मुझे माइनस करना पड़ेगा। जो परचेस ऑलरेडी डेबिट हुआ था उसमें से मुझे माइनस करना है। हम यहाँ पे ऐसा माइनस नहीं लिख सकते, अकाउंट में माइनस का इफेक्ट थ्रू जर्नल ही शो करना है। कैसे शो करेंगे? जो डेबिट हुआ था उसमें अगर मुझे माइनस करना है, माइनस यानी अपोजिट इफेक्ट होता है, प्लस यानी सेम इफेक्ट होता है। तो डेबिट में से मुझे माइनस करना है यानी अपोजिट करना है, तो जो डेबिट है उसका अपोजिट क्या रहेगा? क्रेडिट, और इसीलिए हमने परचेस को क्रेडिट किया। ठीक, देखो तो समझाएगा। नहीं समझ में आया है मुझे पता है, बट फिर भी मैं आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट एंट्री, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ₹5,000। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अंडरलाइन डिस्ट्रॉयड बाय फायर। डिस्ट्रॉयड बाय फायर यानी आग लगने के कारण आपकी गुड्स जल गई। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। क्या जल गया? गुड्स। आ गया वापस गुड्स।
वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज गुड्स अकाउंट, क्योंकि गुड्स चल रही है ना। बट गुड्स अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन नहीं होता, मुझे या तो परचेज लिखना है नहीं तो सेल्स लिखना है। क्या लिखना है देखते हैं। अब मुझे चाहिए सेकंड अकाउंट जो जर्नल के लिए जरूरी रहेगा, क्योंकि मुझे जर्नल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए दो अकाउंट चाहिए। एक मैंने सोचा गुड्स जल गई यानी गुड्स अकाउंट। अब सेकंड अकाउंट हम कौन सा ले, क्या ले, ये सबसे पहले सोचना है। गुड्स डिस्ट्रॉयड हुई, गुड्स जल गई, आपके लिए लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? लॉस हुआ, बराबर। गुड्स जल गई लॉस हुआ ना। दैट मींस सेकंड अकाउंट इज लॉस अकाउंट। बट वो लॉस किस रीजन से हुआ? लॉस बाय फायर अकाउंट। पूरा लिखा जाता है कि ये लॉस का रीजन क्या है, आग लगने के कारण लॉस हुआ, तो मैं उसको कौन सा का नाम देती हूँ? लॉस बाय फायर अकाउंट। ठीक, अब ये दो अकाउंट मुझे सब समझने, सबसे पहले मैं डिसीजन लेती हूँ लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर मेरे लिए कौन से टाइप का अकाउंट है? पर्सनल, रियल कि नॉमिनल? वो पर्सन है क्या? नहीं। रियल है क्या? ये लॉस है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं। यानी वो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। क्यों? क्योंकि वो लॉस है ना। लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, इनकम्स एंड गेन्स आर क्लासिफाइड अंडर नॉमिनल अकाउंट। वो लॉस है यानी वो किस टाइप का अकाउंट है? वो नॉमिनल अकाउंट है। वो एक्सपेंस है यानी वो नॉमिनल अकाउंट है। वो इनकम है, वो गेन्स है यानी वो नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, इसीलिए वो किस टाइप का अकाउंट है? नॉमिनल। तो इसको नॉमिनल का ही रूल अप्लाई। क्या कहता है नॉमिनल अकाउंट का रूल? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बिजनेस के लिए लॉस हो रहा है, डिस्ट्रॉयड हुई है, गुड्स जल रही है तो बिजनेस का लॉस हुआ, और सारे लॉसेस को क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। और इसीलिए मैं पहले डिसीजन ले लेती हूँ लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। पूरा सिर्फ लॉस नहीं लिखना, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट पूरा लिखना, क्योंकि वो लॉस किस रीजन से है वो रीजन भी मेंशन होता है। 5000। अब मुझे चाहिए सेकंड अकाउंट। देखो समझ में आता है क्या चल गया? गुड्स चल गई, सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज गुड्स अकाउंट। अब गुड्स तो मैं अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकती, मुझे गुड्स की जगह पे या तो परचेज नहीं तो सेल लिखना है। मैं पहले सोचती हूँ क्या ये सेल है क्या? जो गुड्स जल गई उसके अगेंस्ट मुझे कोई कैश कस्टमर देने वाला है क्या? नहीं, वो मेरा सेल नहीं है ना, तो मैं सेल नहीं लिख सकती। फिर मेरे पास ऑप्शन क्या है? परचेज का, और इसीलिए मैं लिखती हूँ यहाँ परचेज। बट ये लॉजिक नहीं है। देखो लॉजिक आप अभी समझ सकते हो क्या इसका हेल्प लेते हुए? वो सेल नहीं है इसलिए मैं सेल को क्रेडिट नहीं कर सकती। मैं अगर गुड्स, मुझे तो लिखना ही लिखना है, बट गुड्स की जगह पे मुझे परचेज नहीं तो सेल लिखना है। वो सेल नहीं है इसलिए मैंने क्या लिखा? परचेज। बट इसका लॉजिक क्या है? जितनी गुड्स मैंने परचेज की थी ना थर्ड ट्रांजैक्शन में, उसमें से कुछ गुड्स 10,000 की मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी लोगों में फ्री में, वो मैंने माइनस कर दी। और जो गुड्स जल गई, अब वो आपके पास है क्या? ये 5000 की गुड्स जल गई यानी वो आपके पास है क्या? नहीं है, यानी मेरे परचेसेस वापस कम हुए ना, मेरा स्टॉक वापस कम हुआ ना। तो 5000 मुझे क्या करना पड़ेगा? परचेस में से माइनस करना पड़ेगा, और मेरे परचेसेस और मेरे गुड्स कम हो गए, तो ये 5000 मुझे माइनस करना पड़ेगा। बट अकाउंटिंग में मैं प्लस माइनस नहीं कर सकती, मैं डेबिट क्रेडिट ही कर सकती। तो मुझे ये माइनस का इफेक्ट डेबिट क्रेडिट शो करके दिखाना पड़ेगा। तो कैसे दिखाएंगे? परचेस को मैंने डेबिट किया था ना, 50,000 को डेबिट किया था ना, उसमें से मुझे क्या करना है? माइनस यानी अपोजिट इफेक्ट। अपोजिट, डेबिट का अपोजिट क्या होता है? क्रेडिट, और इसीलिए उसको मैंने कर दिया क्रेडिट।
लिखते हैं नरेशन, बीइंग गुड्स destroyed by fire, being goods destroyed by fire. Last transaction पहले आप करेंगे, ट्राई तो करो, गलत होगा और क्या होगा, कोई हम सही रहा तो आपको अवार्ड भी देने वाले हैं, गलत रहा तो कोई पनिशमेंट मिलने वाली नहीं है, बट आपको आना चाहिए लास्ट ट्रांजैक्शन, और आपको मेरे ख्याल से आ सकता है। क्या है लास्ट ट्रांजैक्शन? देखो, गुड्स स्टोलन, है ना, गुड्स स्टोलन ₹500, यानी कितने की गुड्स चोरी हुई? 500 की गुड्स चोरी हुई, तो गुड्स की वैल्यू थी ना, तो उसको तो रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। करेंगे पहले डिसीजन, 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व। अच्छा मुझे बताओ, गुड्स स्टोलन, गुड्स चोरी हुई, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बुरा हुआ ना, गुड्स चोरी हुई तो क्या हुआ? बुरा हुआ, यानी लॉस हुआ, यानी वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज लॉस। बट मैं सिर्फ लॉस अकाउंट नहीं लिखती, जैसे फायर से लॉस हुआ तो मैंने क्या नाम दिया? लॉस बाय फायर। गुड्स स्टोलन लॉस हुआ तो इसको मैं नाम देती हूँ लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। कौन सा अकाउंट लिखेंगे? लॉस बाय थेफ्ट। ये लॉस किस रीजन से हुआ? चोरी के रीजन से हुआ, तो मैंने उसको नाम दिया लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। पहला अकाउंट मैंने नाम दिया, गुड्स चोरी हो गई यानी बुरा हुआ, यानी लॉस हुआ, उस लॉस को मैंने नाम दिया लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। क्या चोरी हुआ? कैश की गुड्स? गुड्स ना, दैट मींस सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज गुड्स अकाउंट, बट मैं गुड्स अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन नहीं करूंगी, मुझे गुड्स की जगह पे लिखना है परचेस नहीं तो सेल। क्या लिखना है देखते हैं अभी। लॉस बाय थेफ्ट, व्हिच टाइप ऑफ अकाउंट इज पर्सनल, रियल और नॉमिनल? वो नॉमिनल है, क्यों? क्योंकि ये लॉस है ना, एंड सारे लॉसेस एंड एक्सपेंस का कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। दैट मींस लॉस बाय थेफ्ट इज अ नॉमिनल अकाउंट। थेफ्ट अकाउंट नहीं है वो, बिजनेस कभी भी थेफ्ट अकाउंट मेंटेन नहीं करेगा, चोरों का अकाउंट मेंटेन नहीं करेगा। लॉस बाय थेफ्ट है, दैट मींस इट इज योर नॉमिनल अकाउंट। ठीक, गुड्स देखते हैं इसको किस टाइप का अकाउंट है बाद में, क्योंकि हमको इसको लॉजिक भी सोचना है। लॉस बाय थेफ्ट नॉमिनल है तो उसको नॉमिनल का रूल फॉलो करो। क्या है नॉमिनल का रूल? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लॉस है ना, तो उस लॉस को क्या करो? डेबिट करो। कर दो डिसीजन में लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। 500 की गुड्स चोरी हो गई। अब क्रेडिट मुझे किसी ना किसी को करना है। सेकंड अकाउंट मेरे पास गुड्स है, बट गुड्स अकाउंट में बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन नहीं करती, मुझे परचेस नहीं तो सेल मेंटेन करना पड़ता है। बट वो सेल है क्या? गुड्स चोरी हुई ना, तो हम उसको सेल अज्यूम कर सकते हैं क्या? नहीं, मैं सेल नहीं लिख सकती। फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है, वो है कौन सा? परचेस, और मैं परचेस को क्रेडिट कर दूंगी। बट ये लॉजिक नहीं है। लॉजिक क्या है? सोच लो पहले लॉजिक क्या है जो हमने 4th एंड 5th में अप्लाई किया। जितनी भी गुड्स मैंने परचेस की थी थर्ड ट्रांजैक्शन में, उसमें से 10,000 की गुड्स मैंने पब्लिक को फ्री में बांट दी, 5,000 की गुड्स मेरी जल गई, तो मेरे परचेसेस कम हो चुके थे। 50,000 में से 10,000 की गुड्स निकाली, पब्लिक में बांट दी, 5,000 की गुड्स जल गई, मेरे परचेसेस कम हुए, मेरा स्टॉक कम हुआ। और 500 की गुड्स स्टोलन दिया है यानी चोरी हो गई, तो वापस मेरा स्टॉक कम हुआ ना, मेरे परचेसेस कम हुए ना, तो मुझे परचेसेस कम हुए तो वो मुझे शो करना पड़ेगा बाय
जर्नल 500 की गुड्स कम हुई तो इसका इफेक्ट मुझे थ्रू जर्नल शो करना पड़ेगा। कैसे शो करेंगे? परचेसेस में से 500 की गुड्स, जितनी गुड्स परचेस की थी उसमें से 500 की गुड्स चोरी हुई, परचेसेस कम हुए। परचेसेस कम हुए तो परचेस जब हुआ था तब मैंने उसको डेबिट किया था। अब ये 500 उसमें से मुझे कम इफेक्ट शो करना है, यानी मुझे माइनस इफेक्ट शो करना है। माइनस यानी अपोजिट इफेक्ट, जो डेबिट हुआ था उसको माइनस करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, और इसीलिए हमने परचेस को किया क्रेडिट। ये लॉजिक है। बीइंग गुड्स स्टोलन, बीइंग गुड्स स्टोलन। अब देखो मैं क्या बोल रही हूँ। जितने भी हम गुड्स परचेस करते हैं, गुड्स किस पर्पस के लिए परचेस की? सेल करने के लिए। गुड्स अगर अदर देन सेल बाहर जाती है, ध्यान सबका, सिर्फ गुड्स बेचने के लिए बाहर नहीं जाती। अगर गुड्स अदर देन सेल बाहर जाती है, किस किस रीजन से बाहर जा सकती है? हमने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, गुड्स बाहर गई। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स जल गई यानी शॉप में से बाहर गई। गुड्स चोरी हुई, शॉप में से बाहर गई। हो सकता है कुछ गुड्स ओनर अपने घर लेकर के जाएगा। तो अदर देन सेल जब गुड्स बाहर जाती है तब हमेशा परचेस को क्रेडिट किया जाता है। वो सेल नहीं है, गुड्स कम हो रही है, हर एक रीजन में गुड्स कम हो रही है, तो जब गुड्स कम होती है तो परचेस को क्रेडिट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसको माइनस का इफेक्ट मुझे शो करना पड़ता है। ठीक, तो पहले तो गुड्स मैंने खरीद ली थी 50,000 की, उसमें से कुछ गुड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, यानी मेरे परचेस कम हुए, माइनस कर दिया। मेरे कुछ गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर थी, अगेन मेरे परचेसेस कम हुए, माइनस कर दिया। गुड्स चोरी हुई, अगेन गुड्स कम हुए, माइनस कर दिया। ठीक, तो जब माइनस का इफेक्ट देना है तब आपको अपोजिट इफेक्ट देना पड़ता है। जो परचेस डेबिट हुआ उसका अपोजिट क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो आज हमने गुड्स जब बाहर जाती है, एडवर्टाइजमेंट पर्पस, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स स्टोलन, तो क्या एंट्री पास होती है माइनस की इफेक्ट के लिए, वो देखा। कल बढ़ेंगे आगे। थैंक यू।